नमस्कार, जोहार, वेलकम। सबका स्वागत है सारे स्टूडेंट्स का जो SKMU में पढ़ते हैं और इसके अलावा भी जो लिटरेचर के शौकीन हैं, जो इंग्लिश लिटरेचर को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। तो इस लेक्चर में मैं बताने जा रही हूँ कि जो कम्युनिकेशन इंग्लिश का कोर्स है उसमें जो प्रोज पार्ट है उसमें जो नॉवेल्स हैं उसको डिस्कस कर रही हूँ। तो एक मैंने द ओल्ड मैन एंड द सी पर एक डिटेल लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, आप जानना चाहते हैं तो उसको देखें। और नाउ द सेकेंड वन, एंड इस नावल को शुरू करते हुए मैं बताना चाहती हूँ कि इस नावल का नाम क्या है। हाँ, सो नाम है द गिवर, ठीक है, द गिवर। और आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे दो फोटोज़ लगी हुई हैं, ठीक है, दो अलग अलग फोटोज़ हैं। एक तो ये बुक का कवर है, बुक का फ्रंट कवर है, ठीक है ना। ये जो पब्लिश हुई है किताब, ये जो नॉवल पब्लिश हुई है द गिवर के नाम से, उस बुक का फ्रंट कवर है। और ये द गिवर के बेसिस पे जो मूवी बनी है, उस मूवी की जो बुक छपी है उसका फ्रंट कवर है, ठीक है। और ये दोनों फ्रंट कवर्स में दोनों मेन कैरेक्टर्स जो हैं इस नॉवल के वो आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। सो मेन कैरेक्टर्स क्या हैं इसको तो हम डिटेल में जानेंगे ही इनसाइड द वीडियो, बट फॉर इंट्रोडक्शन, the boy you can watch here, you can see here is one character, ठीक है। and the old man, एक जो with beard जो दिख रहा है आपको, he is the second character, ठीक है। तो दो कैरेक्टर बहुत मेन है इस नॉवल में। ओके, सो एज द टाइटल सजेस्ट, टाइटल क्या नाम है, द गिवर। गिवर बना किससे है, वर्ड से, गिव प्लस आर, तो ये क्या बन गया, एक नाउन बन गया, जबकि गिव इज अ वर्ब, ठीक है। तो अब गिवर कौन होते हैं, जो देने वाले हैं। ओके, सो हु इज द गिवर, कौन देने वाला है, कौन लेने वाला है, क्या दे रहे हैं, क्या एक्सचेंज कर रहे हैं वो आपस में, इसे हम इनसाइड द स्टोरी जानेंगे। बट यहाँ जैसा कि मैं एकदम से छोटा सा इंट्रोडक्शन बता दूं कि गिवर इज दिस पर्सन, द एक्सपीरियंस्ड ओल्ड मैन, एंड द रिसीवर इज द shorter one, smaller one, the kid, ठीक है। and it is written by Lois Lowry, okay। so the name of the author is Lois Lowry। so questions, पहला क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव हो या सब्जेक्टिव हो, सबसे पहले आ जाएगा कि हु इज द ऑथर ऑफ द नॉवल द गिवर। सो दैट इज ओके, ओके, क्या है, LOIS, लोइस, LOWRI लोरी। सो नाउ मूव टू नेक्स्ट स्लाइड एंड नो कि ये जो लोइस लोरी है ये है कौन, क्या ये इंडियन है, ब्रिटिशर्स हैं, अमेरिकन हैं, आयरलैंड के हैं, या कहाँ के हैं, या साउथ अफ्रीकन के, साउथ अफ्रीका के। सो ही इज़ एन अमेरिकन राइटर। मैंने लास्ट जो वीडियो शेयर किया था दैट इज़ ऑल्सो अपॉन द नॉवेल्स और द ओल्ड मैन एंड द सी, उसके भी जो राइटर थे अर्नेस्ट हेमिंगवे, वो भी क्या थे, अमेरिकन थे। सो लोइस लोरी इज ऑल्सो एन अमेरिकन ऑथर, इनका पूरा नाम है लोइस एन लोरी, ठीक है, ही इज एन अमेरिकन राइटर, ओके। और ये क्या लिखते हैं, सो ही रोट सेवरल बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग अडल्ट्स, ठीक है। तो ये ऑथर है किसके, बहुत सारी किताबें लिखी हैं इन्होंने, ऑथर ऑफ सेवरल बुक्स फॉर चिल्ड्रन एंड यंग एडल्ट्स, ठीक है। तो अब चिल्ड्रन के लिए बुक्स लिखने वाले, चिल्ड्रन के लिए नॉवेल्स लिखने वाले, ठीक है, और यंग अडल्ट्स के लिए। अब हम आप कहेंगे अडल्ट्स तो सुना था, बट यंग अडल्ट्स क्या होते हैं। सो अडल्ट्स आर 18 ईयर्स ओल्ड, ठीक है ना, जिन्होंने दुनिया देख ली है, समझ आ गया है उन्हें, सही और गलत में थोड़ा डिफरेंस करना समझ पता चल गया है। बट बिफोर दैट एज वी आर यंग एडल्ट्स, मतलब हमारे जो एक्सपीरियंस है, हमारी जो समझदारी है, उसमें अभी भी थोड़े हम बच्चे हैं, वी आर नॉट ओल्डर, वी आर यंग, ठीक है। सो नॉट दैट मच एक्सपीरियंस्ड। सो ये यंग एडल्ट्स के लिखते हैं, मतलब कि 10 to 18 ईयर्स के बीच में जो बच्चे फील करते हैं, जो समझते हैं, जिस तरह से दुनिया को देखते हैं, उसकी कहानी इस नॉवल में है। सो लोइस लोरी इज़ फेमस फॉर हिज चिल्ड्रन बुक्स एंड बुक्स फॉर यंग एडल्ट्स। ये जो फ्रेज़ है इसको आप लोग थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे तो ये स्टोरी बहुत अच्छे से समझ में आएगी। चलिए, जब जान गए हमारे ऑथर के बारे में तो अब जानते हैं कि ये जो द गिवर है ये किस तरह का नॉवल है, इसका टाइप क्या है। क्या एक रोमांटिक स्टोरी है जिसमें कपल्स हैं, लवर्स एंड बिलविड है, प्रेमी प्रेमिका है, या फिर क्या ये फादर और डॉटर की कहानी है, या मदर और सन की कहानी है, या पड़ोसियों की कहानी, नेबर्स की कहानी। नो, सो जस्ट लुक एट द वर्ड्स रिटन हियर, इट इज़ यंग
एडल्ट साइंस फिक्शन, ठीक है ना। दूसरा फैंटेसी भी है इसमें, तीसरा ये यूटोपियन है और इसमें डिस्टोपिया भी है। तो ये इन सारे वर्ड्स को थोड़ा सा जल्दी से समझ में हम लोग समझ लेंगे इसको। सबसे पहले तो मैंने बताया कि यंग एडल्ट क्या होते हैं, टाइम पीरियड बता दिया, 10 to 18 हम यंग एडल्ट्स को मानते हैं। उसके बाद ये साइंस फिक्शन है। साइंस फिक्शन क्या होता है? साइंस फिक्शन एक ऐसा फिक्शन होता है जिसमें कुछ साइंटिफिक बातों को, साइंस के एक्सपेरिमेंट्स को उसमें फैक्ट के तौर पे रखा जाता है, ठीक है ना, और फिर उनसे उनके अराउंड कहानी बनाई जाती है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे यहाँ पहले डायनासोर्स थे, तो इसका एक साइंटिफिक हम लोगों को क्या मिला, एक फैक्ट मिला कि वी गॉट सम स्केलेटन ऑफ दैट जाइंट एनिमल, बड़े एनिमल का कुछ हम लोगों को मिला, क्या, हड्डियाँ मिली, और उसके बेसिस पे हम लोगों ने सोचा कि ओह डायनासोर्स होते थे, तो देन वी क्रिएटेड दैट मूवी जुरासिक पार्क, ठीक है। सो ये जुरासिक पार्क क्या हो गई, एक साइंस फिक्शन हो गया, क्योंकि हम लोगों ने कुछ साइंटिफिक चीज़ों के, साइंटिफिक फैक्ट्स के बेसिस पे हम लोगों ने जो नहीं भी देखा था, आज तक किसी ने डायनासोर को नहीं देखा है, बट वी क्रिएटेड दैट मूवी एंड दैट वाज वेरी फेमस मूवी, जुरासिक पार्क सब लोगों ने देखा होगा। तो उसी तरह से किसी साइंटिफिक फैक्ट को लेकर के जब हम कोई कहानी बनाते हैं, दैट इज साइंस फिक्शन, ठीक है। तो ये एक साइंस फिक्शन भी है, द गिवर। उसके बाद इसमें फैंटेसी है, मतलब अगेन फैंटेसी क्या होती है, जो रियल का उल्टा होता है। तो रियल इज व्हाट, आई एम हियर, आई एम विथ माई ग्लासेस, विथ माई पेन, इट इज़ रियल। लेकिन अगर आप लोग फैंटेसाइज करोगे लाइक कि शी इज़ अ फेरी, शी हैज़ विंग्स, ठीक है ना, उनके पास पंख हैं, तो दैट इज़ फैंटेसी बिकॉज इट इज़ नॉट रियल। यू कैन इमेजिन, आप सोच सकते हैं इस बारे में कि आवर टीचर कैन बी अ फेरी, बट ये होगा नहीं। लेकिन अगर आप किसी नॉवल में टीचर को फेरी के रूप में देख रहे हैं या लिख रहे हैं, तो दैट इज़ फैंटेसी, ठीक है ना, जो कि रियल नहीं है। हो गया। तो साइंस फिक्शन जिसमें कि साइंटिफिक फैक्ट्स को ऐड किया जाए, फैंटेसी जिसमें कि आपकी इमेजिनेशन को ऐड किया जाए, और यूटोपियन एंड डिस्टोपियन, इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब भी आप इस नॉवल के बारे में लिखेंगे, 4 लाइन लिखना होगा, ठीक है ना, एग्जाम में, शॉर्ट क्वेश्चंस में या लॉन्गर में, तो आप इसको ऐड करेंगे जरूर कि सबसे पहले तो इट इज़ यंग एडल्ट साइंस फिक्शन, फैंटेसी, यूटोपियन एंड डिस्टोपियन को भी लिखेंगे, और अब यूटोपिया और डिस्टोपिया को समझेंगे भी, ठीक है। तो यूटोपिया होती है ऐसे वर्ल्ड की कहानी, ऐसी दुनिया की कहानी जिसमें न दुख है, ना शर्म है, ना ही किसी तरह का दर्द है, ना ही किसी तरह का अभाव है। देयर इज नो पेन, नो शेम एंड नो स्कार्सिटी, नो लैक, कुछ अभाव नहीं। सो ऐसी दुनिया जो होती है वो रियल नहीं होती है, अगेन इमेजिनेटिव होती है, बट वी इमेजिन, वी ह्यूमन बींग्स, वी कैन इमेजिन कि ऐसी दुनिया होगी। सो ऐसी दुनिया के बारे में सोच करके अगर कोई कहानी लिखी जा रही है, कोई नॉवल लिखा जा रहा है, दैट इज यूटोपियन, ठीक है ना, यूटोपियन। एंड उस यूटोपिया में, उस परफेक्ट वर्ल्ड में जहाँ सब खुशी से रहते हैं, वहाँ भी अगर आपको डिस्टोपिया दिख रहा है, मतलब कि वहाँ भी आपको डिसऑर्डर दिखने लग जाए, दुख दिखने लग जाए, है ना, पेन दिखने लग जाए, देन इट इज डिस्टोपिया। ऑलराइट, सो यूटोपिया इज परफेक्ट वर्ल्ड, आइडियल वर्ल्ड, एंड डिस्टोपिया इज वर्ल्ड ऑफ डिसऑर्डर्स, वर्ल्ड ऑफ डिस्टर्बेंस, ठीक है ना। तो इस नॉवल में ये सारे एलिमेंट्स दिखाई देंगे, ठीक है ना, साइंस फिक्शन का एलिमेंट, फैंटेसी का एलिमेंट, डिस्टोपिया और यूटोपिया का एलिमेंट, ठीक है। और ये लिखा किसके लिए गया है, यंग एडल्ट्स के लिए। ओके, सो दिस इज अबाउट द जॉनर, द टाइप ऑफ नॉवल, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कहानी कहाँ से है, कौन इसके प्रोटैगनिस्ट है, मतलब जो चीफ कैरेक्टर होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, ठीक है। सिंपल वर्ड्स में आप अगर बताना समझना चाहेंगे तो इसको आप कह सकते हैं मेन कैरेक्टर, ठीक है। कौन है, तो उसके लिए अगर आप थोड़ा सा एडवांस लिखना चाहते हैं तो लिखेंगे प्रोटैगनिस्ट, ठीक है। और इसकी सेटिंग क्या है, मतलब ये कहाँ चल रहा है, ये कहानी कहाँ चल रही है, गांव में चल रही है या किसी और प्लेनेट पे चल रही है क्या, या फिर किसी ऐसे बहुत किसी ब्रह्मांड की किसी और प्लेनेट पे चल रही है क्या। सो दिस इज अबाउट सेटिंग की एग्जैक्ट प्लेस क्या है। तो लेट्स नो व्हाट इज द प्लेस एंड हु इज द मेन कैरेक्टर। आपको यहाँ एक बच्चा दिख रहा है, द सेम किड विच यू फाउंड इन द फ्रंट कवर, ठीक है। सो हु इज ही इज द प्रोटैगनिस्ट, he is the protagonist, he is the main character,
एंड दिस नॉवल इज रिटन फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जोनस। मतलब वो बच्चा किस तरह सोचता है, उसकी सोच को ध्यान में रखते हुए कहानी लिखी गई है, न कि बड़े कैसा सोचते हैं दुनिया के बारे में, ठीक है, बच्चे किस तरह से देखते हैं उस तरह से लिखा गया है, ठीक है। पहले तो पॉइंट ऑफ व्यू इसका किसका है, जोनस का है। जोनस इज द कैरेक्टर, द किड। और जोनस कितने साल का है, 11 ईयर्स ओल्ड बॉय है। कितना है, 11 ईयर ओल्ड बॉय। अब यहाँ से शुरू होता है फैंटेसी का एलिमेंट, ठीक है ना। फैंटेसी मतलब जो अनरियल चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो देखिए, ही हैज़ अनयूजुअल पावर। इस बच्चे के पास कुछ अनयूजुअल पावर है। हमारे पास यूजुअल पावर क्या होती है, हम लोग पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना, और कभी कभी देख के भूल भी सकते हैं, जैसे कि हो सकता है कि आप लोग भूल गए हो सब्सक्राइब करना, तो काइंडली सब्सक्राइब। तो यहाँ पे इसके पास यूजुअल पावर जो हमारे पास है वो देखने की, समझने की, बट ही हैज़ अनयूजुअल पावर्स ऑफ परसेप्शन। समटाइम्स, कभी कभी ऐसा होता था उसके साथ कि ऑब्जेक्ट चेंज व्हेन ही लुक्स एट देम। सोच लो, आप सब सोचेंगे कि आप किसी को देख रहे हैं, कोई चीज़ देख रहे हैं, एंड उसका शेप चेंज हो गया, आपका मोबाइल चेंज हो गया लैपटॉप में, वाओ दैट्स ग्रेट। सो दिस बॉय, दिस किड हैज़ दैट अनयूजुअल पावर। वो देखता था किसी चीज़ को और चेंज हो जाता था, वो उसका साइज, शेप या उसका फॉर्म सब चेंज हो जाता था, ठीक है। सो इट इज़ फैंटेसी, ठीक है, कि अनरियल, ऐसा होता नहीं दुनिया में, बट इट हैपेंड विथ दैट पर्सन एंड दैट्स वाई इट इज़ फैंटेस्टिकल नॉवल। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। और वो रह कहाँ रहा है, तो वो एक फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी में रह रहा है, ठीक है ना। मैंने बताया था ना कि सेटिंग क्या होती है, सेटिंग कहाँ है इसकी, प्लेस कहाँ, ये कहानी चल रही है। तो ये कहानी चल रही है एक ऐसे सोसाइटी में जो बहुत आज के टाइम का नहीं है, किसी फ्यूचर के टाइम का है। मतलब प्रेजेंट टाइम में ऐसी जगह आपको नहीं दिखाई देगी। तो भाई ऐसी जगह कौन सी जगह है, फ्यूचर में क्या ऐसा, कैसी जगह बनती हैं, कैसी जगहों में ऐसा कुछ हो सकता है, तो वो हम देखेंगे कि ये जो फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी है इसने एलिमिनेट कर दिया है। इट हैज़ एलिमिनेटेड का मतलब खत्म कर देना, निकाल देना। एलिमिनेशन का मतलब होता है खत्म कर देना। एलिमिनेशन राउंड्स होते हैं, है ना, एग्जाम के समय। अगर आपने अच्छा स्कोर नहीं किया तो यू विल बी एलिमिनेटेड, यू विल बी डिस्कार्डेड, हटा दिए जाएंगे, खत्म कर दिए जाएंगे, रिड्यूस, निकाल दिए जाएंगे, रिमूव्ड, ठीक है ना। एलिमिनेशन का मतलब रिमूवल, हटा दिया जाना, तो रिमूवल। सो ये जो फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी है जहाँ जोनस रहता है, वो वहाँ से निकाल दिया गया है क्या, ऑल पेन, सारे दर्द, फियर, डर, वॉर, लड़ाइयाँ, और घृणा, हेट्रेड, ठीक है ना। यू हैव टू रिमेंबर, पेन, फियर, वॉर एंड हेट्रेड, चार चीज़ें उस दुनिया में नहीं हैं। सोचिए वो दुनिया कितनी खूबसूरत होगी और कितना मज़ा आएगा उस दुनिया में रहने में, ठीक है। सो इसी सोसाइटी को फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी कह रहे हैं। तो जोनस इज लिविंग इन दैट सोसाइटी वेयर देयर इज नो पेन, नो फियर, नो वॉर, नो हेट्रेड। अभी आपको फियर चल रहा होगा ना, एग्जाम का फियर, बट वहाँ पे जोनस को कोई एग्जाम का फियर नहीं है, ठीक है ना, कोई डर का इमोशन ही नहीं है वहाँ पे। एंड इट हैपेंड विथ काइंड ऑफ सेरेमनी। वहाँ एक सेरेमनी होती थी और उस सेरेमनी में ही सारे जो दिमाग में आपके फियर हैं या फिर कोई पेन है या फिर कोई भी क्या है, वॉर का कोई कारण बन रहा है या फिर किसी से आपको हेट्रेड है, वो सारी हेट्रेड की चीज़ें निकाल दी गई हैं। तो ऐसी सोसाइटी में जोनस रहता था। ओके, तो यू गॉट दैट द प्रोटैगनिस्ट, द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर इज Jonas, and he is living in a futuristic society where there is no pain, no fear, no cause of war, and no hatred, only love. Okay, so let's move. क्या होता है इस लव की दुनिया में, let's see. तो ये लव की दुनिया, ये जो यूटोपिया जो क्रिएट किया गया, मतलब अ परफेक्ट वर्ल्ड वेयर देयर इज नो पेन, नो फियर, नो वॉर, नो हेट्रेड, वहाँ ये होता कैसे था, ठीक है ना। सो इन लोगों ने सारी की सारी मेमोरीज को एबंडन कर दिया, ठीक है ना। कौन सी मेमोरीज की, दर्द की मेमोरीज, वॉर की मेमोरीज, और किसी तरह के इमोशन की मेमोरी को भी क्या कर दिया, एबंडन मतलब त्याग देना, ठीक है ना, लूज करना, छोड़ देना, ठीक है ना। एबंडन का मतलब होता है त्याग देना। और ये लोग किस स्टेट में रह रहे हैं, स्टेट ऑफ ट्रैंक्विलिटी, मतलब पीस, बहुत पीस है।
इमोशनलेस ट्रैंक्विलिटी में रहते हैं, मतलब देयर इज़ नो इमोशन, मतलब तुम्हें दर्द हो, तुम अगर दुखी हो तो आई विल नॉट फील एनी काइंड ऑफ पेन, बिकॉज मैंने वो फील करना ही छोड़ दिया है। एंड ही विल ऑल्सो नॉट फील दैट मच पेन, ठीक है ना, कि मुझे इतना दर्द हो रहा है, क्योंकि उसे दर्द की उसके अगर चोट भी लग जाएगी तो उस ह्यूमन को दर्द नहीं होगा। तो दैट इमोशनलेस, इमोशन ही नहीं है, न दर्द उसे समझ में आता है, ना खुशी समझ में आती है। सो न खुशी न गम, न कभी खुशी न कभी गम, ऐसे स्टेट में वो लोग रहते हैं। सो ऐसे स्टेट में रहते हैं तब तो आराम से रहते होंगे, ठीक है ना। सो दैट इज़ कॉल्ड परफेक्ट वर्ल्ड यूटोपिया। बट इट हैपन, ये आगे होगा कि जोनस जो है उसे जब उसके लाइफ में जब कुछ ऐसा होगा कि उसको पता चलने लगेगा कि लाइफ इज़ वेरी कलरफुल व्हेन यू फील पेन एंड प्लेजर, देन दैट पर्सन, दैट जोनस विल रियलाइज कि ये जो लाइफ हम लोग जी रहे हैं ना इस सोसाइटी में, ये बहुत क्या है, ब्लैंड है, एम्प्टी है, खालीपन है, इमोशन ही नहीं है तो खालीपन है, भले ही कितनी शांति है लेकिन इमोशन नहीं है। सो दिस सेमनेस, मतलब एवरीवन इज इक्वल, समाजवाद का जो कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं लोग कि सब बराबर हो जाएं, किसी को दुख नहीं हो, सबके पास पर्याप्त धन हो, ठीक है ना, सब आराम से रहें, तो आराम से रहेंगे लेकिन आपके पास फिर इमोशन नहीं होंगे, तो दैट इज़ ऑल्सो वेरी अनरियल एंड वेरी एम्प्टी, खालीपन होगा। तो देखते हैं आगे और क्या होता है इस नॉवल में। इस नॉवल में मैं बताना चाहूँगी कि जो हम लोगों ने पहले स्लाइड में देखा था, द गिवर इज़ एन ओल्ड पर्सन, सो व्हाट हैपन्स टू द मेमोरीज ऑफ पेन एंड प्लेजर, ठीक है। ये होता है कि एक आदमी उन मेमोरीज को होल्ड करता है, मतलब कीप करता है, रिसीव करता है, ठीक है, और वो उसको याद करके रखता है। एंड वेन एवर एनीबडी इज इन डेंजर, तो वो उनको सूदिंग मेमोरीज, अच्छी मेमोरीज दे करके उसको हील करता है, ठीक है। जैसे डॉक्टर्स हील करते हैं ना, डॉक्टर्स हील कैसे करते हैं, ये दवाएं देते हैं, मेडिसिन देते हैं, और वो उस सिस्टम पे जा करके उसको हील करता है। बट यहाँ पर अगर आप दुखी हैं तो आपको ब्यूटीफुल मेमोरीज, ठीक है ना, अच्छी वाली मेमोरीज जो होती हैं वो आपको दी जाएंगी, और आप अपना दुख वाला जो दुख हो रहा है आप भूल जाएंगे। सो इट हैपन, यहाँ पर वैसा ही होता था, ठीक है ना। सो अब जो ऐसा होता था, तो लेकिन जो आदमी, जो पर्सन है जो मेमोरी को रखता है, कीपर ऑफ द मेमोरीज, वो भी एक दिन क्या होगा, उसकी भी डेथ होगी। सो ही विल ट्रांसफर द मेमोरीज टू अनदर पर्सन, ठीक है। अब अनदर पर्सन जो है वो 12 साल का जब हो जाएगा, देन ही विल रिसीव द मेमोरी। और यहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंगली मैं बताऊँ कि मैंने ये जब नॉवल पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैंने एक सिमिलैरिटी देखी कि जो गिवर हैं, जो मेमोरीज को दूसरे को देंगे, पता है कैसे देंगे, द पर्सन हु इज़ गोइंग टू रिसीव, ठीक है ना, जो कि इस स्टोरी में जोनस है, ही विल लाई ऑन द ग्राउंड बेयर बैक, मतलब उसने कुछ कपड़े नहीं पहने होते हैं पीठ पर, और वहाँ पर द गिवर विल प्लेस हिज हैंड ऑन हिज बैक एंड दैट पर्सन जोनस विल रिसीव द मेमोरीज धीरे धीरे। तो आप लोगों ने वो फिल्म देखी होगी पीकू में जो आमिर खान है, ही होल्ड्स द हैंड ऑफ अनदर पर्सन एंड ही लर्न्स द लैंग्वेज ऑफ दैट पर्सन। तो बाय होल्डिंग द हैंड you are getting the knowledge of language. this is also a kind of क्या, साइंस फिक्शन टाइप का या फैंटेसी के टाइप का, कि आपने वो डेटा सारा का सारा रिसीव कर लिया, लैंग्वेज का डेटा कि कैसे बोलते हैं, लैंग्वेज सीख लिया आपने। सो लाइक उसी तरह यहाँ पे वो मेमोरीज ट्रांसफ़र करता है बाय टचिंग हिज बैक। सो दिस हैपन्स विद जोनस। तो जोनस को मिल गई सारी मेमोरीज मिल जाती हैं। अब जो आगे बढ़ती है स्टोरी, तो इसमें ऐसा होता है कि जब जोनस अपनी फैमिली में रह रहा है तो वहाँ पर एक बच्चा है, ठीक है ना। और इस स्टोरी में, ये बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है इसलिए मैं इसका कोई भी पार्ट छोड़ना नहीं चाहती हूँ। सो इस स्टोरी में ऐसा भी होता है कि हर एक फैमिली को एक मेल चाइल्ड और एक फीमेल चाइल्ड दिया जाता है, ठीक है ना। एंड दोज वेर नॉट देयर ओन, ये ऐसा नहीं है कि उन्हीं का बच्चा है वही रखेंगे। देयर इज़ अनदर सेंटर जहाँ बच्चे 11 साल तक, 11 ईयर्स तक वो बड़े होंगे, एंड आफ्टर 11 ईयर्स दे विल बी प्रोवाइडेड द, sorry not 11 years, every
family will get one male child and one female child from the group of child care center, ठीक है ना। तो वहाँ से सबको बस एक मेल और एक फीमेल ही मिलेगा बच्चा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना इस स्टोरी में कि एक बच्चा है, उसका नाम गैब्रियल है, ठीक है, GABRIEL, बट ही इज़ नॉट वेरी गुड इन हेल्थ, सो ही इज़ नॉट एबल टू मूव प्रॉपरली, बहुत अच्छे से वो ग्रो नहीं कर रहा है। सो यहाँ पर एक और नियम था कि जो बच्चा अच्छे से ग्रो नहीं कर रहा है, ही विल बी एलिमिनेटेड और ही विल बी रिलीज का मतलब गोइंग टू मीट इट्स डेथ, रिलीज का मतलब डेथ, ही इज़ रिलीज मतलब ही इज़ डेड नाउ, सो उसको ख़त्म कर दिया जाएगा, उसको मार दिया जाएगा। सो दिस इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ एलिमिनेशन, जो हम लोगों ने एक बार वहाँ देखा था हॉलोकॉस्ट में। हिटलर ने क्या किया था, जो लोग डिसेबल होते थे, जो लोग काम नहीं कर पाते थे, उनको सोसाइटी से निकाल दो, उनको शूट कर दो। सो दैट काइंड ऑफ जो कन्वेंशन है वो इस सोसाइटी में था। तो अब जोनस को ये बात लगती है बुरी, ठीक है ना, क्योंकि उसे लगता है ओके एवरीबडी इज़ गुड, सब लोग अच्छे से रहते हैं, नो पेन, नो फियर, नो वॉर, नो हेट्रेड, बट इसमें गैब्रियल की क्या गलती है? अगर वो ठीक से ग्रो नहीं कर रहा तो उसे क्यों मारा जाएगा? सो जोनस गैब्रियल के साथ एक फ्रेंडशिप, एक रिलेशनशिप डेवलप कर लेता है कि नहीं ही इज़ लाइक अस, सो ही मस्ट लिव इन दिस अर्थ, ऑन दिस अर्थ। तो अब ये बट ये होना नहीं था, और ये हो क्यों रहा था? क्योंकि जोनस इज़ क्या, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी किड, ठीक है। तो अब वो उसको बचाना चाहेगा, ठीक है ना, एंड लास्ट में वो उसको बचाएगा, उसको लेकर के चला जाएगा फ्रॉम दैट ये फ्यूचरिस्टिक सोसाइटी। आगे देखते हैं और क्या होता है। यस, सेरेमनी ऑफ 12 एक इवेंट होता है। 12 साल के जो बच्चे होते हैं उनको हर एक 12 साल के बच्चे को एक एक प्रोफेशन दे दिया जाता है, ठीक है ना, बाय नोइंग द इंटरेस्ट, कि वो क्या करना चाहता है, कैसा उसका इंटरेस्ट है। तो कोई अगर टीचिंग में अच्छा है, कोई चीज़ों को अच्छे से बताता है तो उसको टीचर बना दो, कोई अगर अच्छे से कंपेयर करता है चीज़ों को, सही और गलत में उसको पता चलता है तो उसको लॉयर बना दो, कोई अगर शरीर को ठीक से जानता है, बॉडी को, तो उसको डॉक्टर बना दिया, डॉक्टर का प्रोफेशन दे दिया। तो यहाँ पर चूँकि जोनस वॉज एन अनयूजुअल किड, उसके पास पावर थी, परसेप्शन था, तो उसे क्या बनाया जाता है? He is honored as Jonas is given the highly honored assignment of receiver of memory, ठीक है। ये बहुत हाई ऑनर की बात होती है, जैसे हमारे ना ISPCS जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा ऑनरेबल जॉब होती है, ऑनरेबल सर्विस होती है। इसी तरह यहाँ पे जो मेमोरी रिसीव करेगा, पूरे सोसाइटी की मेमोरी, हर एक इंडिविजुअल की मेमोरी उसके दिमाग में जा रही है, तो इट इज़ द हाईली ऑनर्ड असाइनमेंट। तो वो रिसीवर ऑफ मेमोरी बन जाता है और वो सारे के सारे मेमोरीज को वो रख लेता है, ठीक है ना। और देखो यहाँ पे ही है द गिवर, जो हैं, जो देने वाले हैं, द गिवर ट्रांसमिट्स मेमोरीज बाय प्लेसिंग हिज हैंड्स ऑन जोनस बेयर बैक, ऐसे करके रख दिया एंड ही गॉट द मेमोरी। नाउ व्हाट हैपन्स नेक्स्ट? सेरेमनी ऑफ लॉस, ठीक है ना। ये जो मैंने बताया ना कि सेम कैसे हो जाते हैं सब, लॉस मतलब ये जो पेन वाली मेमोरी कैसे चली गई, तो देयर इज़ अ सेरेमनी ऑफ लॉस। सब लोग यहाँ बैठे हैं, ठीक है ना, सब लोग, पूरे गांव के लोग, सोसाइटी के लोग बैठ जाएंगे। एंटायर कम्युनिटी हैड परफॉर्म्ड द सेरेमनी ऑफ लॉस टुगेदर, एक साथ, मर्मरिंग द नेम सेलिब थ्रू आउट एन एंटायर डे, एक मंत्र सेलिब के नाम का, और वो बोलते रहेंगे और शाम होते होते सबके कॉन्शसनेस से, एवरीवन्स कॉन्शसनेस, ऑल 4 जो पेन, फियर, वॉर एंड हेट्रेड वाली फीलिंग है वो फेड हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी, पहले जो भी किया है वो खत्म हो जाएगा। सो दिस वॉज द इवेंट, दे by involving in that event they lost their all memory, they lose all their memories, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि अब डिस्टोपिया क्या होता है, ठीक है ना। इसमें डिस्टोपिया, दे वर लिविंग इन परफेक्ट वर्ल्ड, एन आइडियल वर्ल्ड व्हेन देयर इज नो पेन, नो वॉर, नो फियर, नो हेट्रेड, बट व्हाई इज डिस्टोपिया? डिसऑर्डर कैसे हो गया? तो जोनस को जब मेमोरीज मिलती है उसके गिवर से, तो उसे लगता है कि विदाउट पेन यू कांट एंजॉय प्लेजर, और जब इमोशन ही नहीं है तो या लाइफ इज़ वेरी ब्लैंड, ठीक है ना, एकदम इंसिपिड, बहुत ज़्यादा पैसिव हो जाएगा। सो दैट इज़ द डिस्टोपिया, देयर इज़ नो एक्साइटमेंट, ठीक है ना,
ब्राइट कलर्स को देख के खुशी होने वाली बात भी नहीं हो रही है, क्योंकि आपने तो दुख वाले जो इमोशंस थे वो आपने देखे ही नहीं। एक्सट्रीम कोल्ड का भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा है, वार्म सन का भी फ़र्क नहीं पड़ रहा है, तो और नहीं आपको भय कुछ हो रहा है, नहीं आपको डर लग रहा है, नहीं आपको प्यार का पता चल रहा है, और नहीं आपको भूख का पता चल रहा है। सो दैट इज़ वेरी ब्लैंड, मतलब मज़ा ही नहीं आ रहा है, ठीक है ना। सो दैट इज़ डिस्टोपिया, दैट इज़ और इसको जोनस ने फील किया। और एक और डिस्टोपिया यही था कि जो बच्चा अनेबल टू ग्रो प्रॉपरली, सो ही विल बी डिस्कार्डेड, दैट इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिस्टोपिया। ये इस वर्ल्ड में नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये होता है। एंड देन स्टोरी एंड कैसे होती है कि गिवर जो है, जिसने मेमोरीज दी हैं, और जोनस, ये दोनों मिलकर प्लान करते हैं कि हम लोग अब इस कम्युनिटी में नहीं रहेंगे, इस सोसाइटी में नहीं रहेंगे, और एल्सवेयर एक जगह है, ठीक है ना, एल्सवेयर कहीं और, from this society, far from this futuristic society where there is no pain, no fear, no war, no hatred, हम लोग चले जाएंगे and we will disperse our memories, और वहाँ जाके हम अपनी सारी मेमोरीज खाली कर देंगे जो हमने सोसाइटी के लोगों की रखी हुई है। and they try to escape, निकलने की वहाँ से कोशिश करते हैं। और इस तरह से आगे बढ़ते हुए हम देखेंगे कि इसमें वो जोनस जो है वो गैब्रियल को भी बचाता है, गैब्रियल को भी वो रेस्क्यू करता है कि उसे रिलीज ना किया जाए, उसको डेथ ना मिले। नाउ देखेंगे कि इसमें कुछ मेमोरेबल कोट्स हैं। आप लोग एक दो कोट्स भी अगर याद कर लेते हैं, उसके अराउंड अगर स्टोरी को थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं, तो यू विल गेट गुड मार्क्स। सो देखेंगे बच्चा जब जो जोनस है वो जब मेमोरी रिसीव कर रहा होता है, उस समय का एक सिचुएशन है, और उस समय की जो लाइन है वो मैं पढ़ती हूँ। द हंगर हैड कॉज्ड एक्सक्रूसिएटिंग स्पैज्म इन हिज एम्प्टी डिस्टेंडेड स्टमक। बच्चा जो है जोनस वो भूखा था, जिस समय उसको मेमोरी लेनी होती थी तो उसे भूखा रहना पड़ेगा पहले, तो उसके अंदर पेट में दर्द हो रहा था। बट ही ले ऑन द बेड, वो बिस्तर पे सोया है, ही ले ऑन द बेड एकिंग, दर्द में, एंड ही आस्क्ड व्हाई डू यू एंड आई हैव टू होल्ड दीज मेमोरीज। हमें यादें क्यों रखनी पड़ रही हैं, तुमको भी और मुझे भी, गिवर को भी और रिसीवर को भी। तो गिवर ने जो आंसर दिया वो सुनेंगे, सचमुच बहुत अच्छा लगेगा। इट गिव्स अस विजडम, द गिवर रिप्लाइड। मेमोरी हमें क्या देती है? विजडम, यादें। अगर हमें अपने गलत जो कर्म हैं या बैड डीड्स जो हैं वो अगर हमें याद नहीं रहे तो हम दोबारा वही करेंगे ना। सो अगर हमारे पास मेमोरी ही नहीं है तो वी विल अगेन फॉल फॉर दोज सिंस, दोज बैड डीड्स। तो मेमोरी ही हमें विजडम मतलब वाइज बनाती है कि ये नहीं करना, ये किया था तुमने तो ऐसा हुआ था, तुमने वो गर्म पानी का बॉटल छू दिया था, सो यू गॉट हर्ट, है ना। सो डोंट डू दैट, मेमोरी टीचेस यू। सो दैट्स वाई मेमोरी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। ब्रेकअप वाले लोगों को भी मैं कहना चाहूँगी कि मेमोरीज नहीं होंगी तो फिर से आप वैसे ही गिरोगे, वैसे ही ब्रेकअप होंगे। तो उन सारी चीज़ों को, जो गलतियाँ आपने की है वो नहीं करेंगे जब आपके पास मेमोरीज होंगी। सो होल्ड योर मेमोरीज बट फाइंड अ शेयरर, ठीक है ना। नेक्स्ट मेमोरेबल कोट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा अच्छा, कि द वर्स्ट पार्ट ऑफ होल्डिंग द मेमोरीज इज नॉट द पेन, दर्द नहीं, इट्स द लोनलीनेस ऑफ इट। मेमोरीज नीड टू बी शेयर्ड। आपके पास मेमोरीज हैं पेन की, ये इससे आपको दुख नहीं होता है, आप उस मेमोरी को अकेले में महसूस कर रहे हैं, ज़्यादा दर्द इसमें होता है। सो मेमोरीज नीड टू बी शेयर्ड। यादों को हमेशा क्या करना चाहिए? शेयर करना चाहिए, देन इट विल नॉट गिव यू पेन। ऑल राइट, सो दिस इज द स्टोरी ऑफ दिस नॉवल। थैंक यू वेरी मच for watching it. Subscribe and share. Thank you.